नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान की सरजमीन से, जहाँ दुश्मन की हमेशा नज़र रहती है और बुरी नज़र रहती है, लेकिन हमारे फ़ौजी जवान जानों का नजराना पेश करते हैं। और हम जब आपको ये खबर देते हैं तो बड़े फ़ख्र से देते हैं कि मेरी फ़ौज के नौजवानों ने सीना बुलंद करके, सर ऊंचा करके इस धरती का नाम रोशन किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान की सरजमीन पर हमेशा बुरी नज़र रही, लेकिन मेरी पाक फ़ौज के सिपाही, मेरी पाक फ़ौज के जवान अपनी जान हथेली पर रखे बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में छुपे दुश्मनों के एजेंट्स के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं और हम उनकी कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। और यही अज़्म है मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी। तो आपका और मेरा बतौर शहरी हमेशा एक फ़र्ज़ बनता है कि सिक्योरिटी इदारों के साथ जितना हो सके हम ताउन करें। तो शोहदा के लिए हम दुआ कर सकते हैं और हमें फ़ख्र है हमारे शोहदा पर, हमें फ़ख्र है हमारे सिपाहियों पर। आज के प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन। और पार्लियामेंट के अंदर फिर गहमा गहमी रही और फैसल वाडा साहब ने बड़ा चैलेंज कर दिया एक मरतबा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और कहा कि वो आके इकॉनमी पर बात करना चाहते हैं तो आके कर लें। क्या नून लीग ये चैलेंज कबूल करेगी? क्योंकि ये इस तरह का चैलेंज सिर्फ नून लीग की जानिब नून लीग को नहीं दिया गया, बल्कि इमरान खान साहब को भी ये चैलेंज बिलावल साहब की जानिब से दिया गया, फिर पीटीआई की जानिब से बिलावल साहब को दोबारा ये चैलेंज दिया गया। तो ये जो सियासी कशमकश पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बढ़ती जा रही है, इसका नतीजा क्या होगा प्रोग्राम के शुरू में इस पर बात करेंगे। और उसके बाद पंजाब के अंदर जो तब्दीलियों की आवाज़ गूंज रही है वो किस हद तक है। 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की बात या तरमीम की गुंजाइश, बेहतरीन गुंजाइश हो सकती है, या 18वीं तरमीम के ख़ात्मे का जो तज़किरा बार बार किया जाता है कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, तो वो किस हद तक इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस विजन का साथ अपोजिशन के लोग देंगे या नहीं देंगे, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम हबीब जान बलोच साहब से बात करेंगे जो कि उज़ैर जान बलोच के करीबी साथी हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है। उनके इश्तिहारी उनको करार दे दिया गया और दोनों JITs में, जो JIT अली ज़ैदी की और जो JIT सिंध गवर्नमेंट के, उनका नाम है, तो वो कॉमन है दोनों JITs में। तो हम उनसे दोनों JITs पर और उज़ैर जान बलोच के जो बयान है, इतराफ़ी बयान, इकबाली बयान, उस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। अली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेंबर नेशनल असम्बली हैं आप और मेंबर नेशनल असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में आप ऐवान में सेनेटर्स होते हैं 104 अली गौहर साहब, और आपने भी बैठते ही तज़किरा किया कि सॉफ्ट आदमी है। तो रमेश भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक कमेंट तो आज मैं कर चुका था कि 342 MNAs और 104 सेनेटर सभी आपसे खुश हैं और आपका किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। जब भी आपका नाम सुनते हैं सारे खुश हो जाते हैं। तो अली गौहर बलोच साहब भी बैठते ही उन्होंने कहा कि PTI से कौन है, जब आपका नाम लिया तो कहा कि सॉफ्ट आदमी है। तो हर बंदा आपकी बहुत तारीफ़ करता है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बड़े कम टाइम और शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको आज इनवाइट किया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा, लाहौर से अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो अली भाई आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा रमेश कुमार साहब, सर आप बड़े सॉफ्ट हैं पर आपकी पार्टी के लोग सर बड़े हार्श होते जा रहे हैं दिन ब दिन। मुनाजरे का चैलेंज, मुबाहिसे का चैलेंज, फ्लोर पर खड़े होकर अपोजिशन पर तनकीद। तो मतलब हम चाहते हैं कि रमेश कुमार का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है या जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है सर आपका हर एक के साथ, वो आपकी पार्टी के बाकी लोगों का भी होना चाहिए सर। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथ से बजती है और रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे चीज़ें बढ़ती है। और मैं समझता हूं कि दोनों तरफ जो चीज़ें जा रही हैं वो गलत जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़र्क ये होता है कि सफ़र जो है वो फिर आवाम करती है, और जब एक पर्सनल बेनिफिट में सियासत चली जाए, पर्सनल इंटरेस्ट में चली जाए, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक के ऊपर चली जाए, तो फिर ये गवर्नेंस, ये इश्यूज़ जो है ना वो छुप जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को जो है वो डाइवर्ट करना चाहिए और ये हर पार्लियामेंटेरियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूर होती है, मगर सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्पीकर की होती है, दूसरी हर पार्लियामेंटेरियन की होती है कि कम से कम मैंने तो एक दो मरतबा स्पीकर साहब ने जब रूलिंग दी मैंने कहा सर आप अगर सज़ाएँ देना शुरू करें और उस सज़ाएँ के अंदर भी दो आँख नहीं हो, एक आँख से, मतलब आप गवर्नमेंट से हो या अपोजिशन से हो, जो भी बेलो द बेल्ट बात करे, आप कम से कम पार्लियामेंट के अंदर वो बंदे बैठे जिसको पार्लियामेंट की एथिक्स का पता हो,
जिसको ये पता हो कि फैमिली मैटर्स जो है मतलब आप कह वो रहे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट में कुछ फ्लोर ऐसे के ऊपर लोग डिस्कस हैं नहीं होती जिनको है। एथिक्स, पार्लियामेंट एथिक्स का नहीं पता, इसीलिए आपने स्पीकर से इस खदशे का इजहार किया। मैं देखिए, बात यह है कि हर तरफ से, एक तरफ से जब एक बात की जाती है फिर दूसरी तरफ से अटैक किया जाता है, फिर अटैक में बात करते करते जब और कोई इल्ज़ाम नहीं लगता, चोरी नहीं लगती, फिर नायल नाला के अल्फाज लग जाते हैं, फिर उधर से फिर चोर डाकू के अल्फाज लग जाते हैं, फिर कभी उसकी पर्सनल फैमिली के ऊपर चले जाते हैं, फिर उसकी पर्सनल फैमिली के ऊपर चले जाते हैं। ये मैसेज जो है ना वो हमारे बच्चों तक गलत जा रहा है, मुआशरे तक मैसेज गलत जा रहा है कि सीनियर पॉलिटिशियन बैठ के अगर इस किस्म बात करेंगे और पार्टी के हेड भी अगर इस तरीके की बात करेंगे तो उसके ऊपर तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इस तरीके से चलना चाहिए कि पार्लियामेंट के माहौल को जितना बेहतर बनाएंगे उतना फ्रूटफुल डिस्कशन होगा और फ्रूटफुल बहुत अच्छी डिस्कशन सजेशन से है अली गौहर हम साहब, कम से कम सजेशन तो किसी बहुत अच्छी नतीजे है, लेकिन के ये सेट के पार्लियामेंट में ऊपर सर पहुंच जाए। इंप्लीमेंट नहीं हो रही सर। पार्लियामेंट में फैसल वाडा साहब चैलेंज कर देते हैं, मुराद सईद साहब चैलेंज कर देते हैं। फैसल वाडा साहब ने थोड़ा आप लोगों को चैलेंज किया है कि नून लीग के लोग आके बैठें और इकोनॉमी पे उनके साथ मुनाजरा कर लें या पीटीआई पूरी के साथ मुनाजरा कर लें। सर देखें अदनान भाई, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपने मोहतरम भाई की बात सुन रहा था। पहली बात तो ये कहूँगा कि इनकी ट्रेनिंग जो है वो नून लीग से हुई है, इसीलिए हम्बल है और ये क्रेडिट। यूं तो फिर पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं जो नून और पीपल्स पार्टी से गए हैं सर। तो अभी 2 साल की सोबत इनकी हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें तो खदशा है कि ये उसी सोबत में रंगे जाएंगे, लेकिन तवक्को करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बहरहाल इसी तरह मिजाज इनका रहे। लेकिन बहरहाल जो भी इंसान का सियासी प्लेटफॉर्म पे जो नज़रियात होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर कायम रहते हैं और कायम रहने चाहिए किसी भी सियासी वर्कर के। देखें जो इसमें तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जो गलत ज़ुबान, जो गलत ट्रेनिंग, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल ग्रूमिंग जब से पीटीआई मर्द वजूद में आई है और बिलखसूस जो इनके पिछले 5 साल थे और जो कुछ मोहम्मद इमरान अहमद न्याजी ने कंटेनर पे खड़े होके खिताब फरमाए और इनके जितने भी पार्टी के दीगर रहनुमा थे उन्होंने जो ज़ुबानें इस्तेमाल की, यकीन करें कि आज मीडिया पे आके मिसाल के तौर पर भी बंदा वो अल्फाज रिपीट नहीं करता, शर्म आती है और इंसान को इंतहाई घिन आती है कि ये किस किस्म के अल्फाज का ये और इनके हवारी चुनाव करते थे। और मैं भी उन अल्फाज को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वो अल्फाज बदकिस्मती से हमारी पूरी कौम ने सुने हुए हैं, पूरी कौम ने देखे हैं और अब भी वो अल्फाज इसम्बली के अंदर आप देखें कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो असम्बली के फ्लोर को चलाए और उसके ऊपर बदजुबानी ना करे, तल कलामी ना करे। भी तो वॉकआउट ना करें ना सर, आप भी तो वॉकआउट पे ज़्यादा फोकस होता है। देखिए, वॉकआउट करना या मतलब है कि वो उस चीज़ को करना, तनकीद करना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन उसकी भी कुछ बाउंड्रीज है और हम उन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हैं। लेकिन इंतहाई मादरत के साथ अभी आप फैसल वाडा की बात कर रहे थे और उस टॉपिक की तरफ मैं आऊँगा। ये वही वज़ीर मौसूफ़ हैं जिन्होंने एक दिन एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि 2 महीने के अंदर मैं ये गारंटी करता हूँ कि हर आदमी टैक्स देना शुरू कर देगा, खोखे वाला भी तरक्की कर जाएगा, पैसे की रेल पेल होगी, अरबों की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ जाएंगी और बाहर की दुनिया से लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आके नौकरियां करेंगे। ये वही मौसूफ़ हैं जिन्होंने एक टॉक शो के अंदर एक शूज़ जो था वो टेबल पे रख दिया। आज ये वही मौसूफ फिर से टॉपिक तो ठीक है। देखें, आपने मेरे शो में खुद अली गौहर साहब आपने भी कहा कई मरतबा कि इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है, पूरी पीएमएल पूरी अपोजिशन कहती है कि मुल्क के माशी हालात अबतर हो गए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फैसल वाडा साहब ने कहा कि आइए मुनाजरा करें, टीवी चैनल्स पे बैठ के लोगों को बिठाते हैं, आप अपने इकोनॉमिस्ट ले आइए, हम अपने ले आते हैं, हम बता देते हैं हमारी इकोनॉमी कितनी बेहतर है, आप बता दीजिए कितनी वर्स्ट है। जी, वो तो जब चाहें वो बिल्कुल मुनाजरा करने के लिए और उनसे बात, अगर कोई उनके इकोनॉमिस्ट हैं तो वो आकर हम उसको ओपन चैलेंज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है और पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इस वक्त इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ और इस मौजूदा हुकूमत की करप्शन की वजह से तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है।
और उसकी मज़ीद वजाहत के लिए आप देख लें कि इस वक्त आटे का बहरान किधर पहुंच चुका है, चीनी का बहरान किधर पहुंच चुका है, डॉलर की जो प्राइस है वो किधर है। और आप बताएं कि जो मतलब है तो वो तो सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या था ना मसला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शुगर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो अदनान साहब देखें ना कि नून लीग के टाइम पे वो तकरीबन 4 पॉइंट कितने पे थी और आज डबल डिजिट में 10 से भी क्रॉस कर गई है। तो इनको कितने वो मतलब है कि उसके कितने क्या क्या चीज़ है जिसकी वजाहत करें कि जिससे ये मान जाए कि इस वक्त मुल्क में महंगाई का एक शदीद मुआशी तबाही का एक शदीद वजूद है। अच्छा रमेश भाई, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो अली गौहर साहब बता रहे हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ये जो फैसल वाडा साहब हैं उन्होंने किन ग्राउंड्स पर सर मुनाजरे की बात कर दी कि आइए बहस कर लीजिए, वो भी इकोनॉमी पे सर, और कितना बुरा हाल है इकोनॉमी का ये आपको भी पता है सर। ऐसे नहीं है अदनान, देखिए मैं माजी की हुकूमत में भी रहा हूँ और इस हुकूमत में भी हूँ। माजी में भी मैंने फाइनेंस को देखा है, अभी भी फाइनेंस को देख रहा हूँ। खुद इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई है, बिजनेसमैन हूँ और मुझे सारा पता है। हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है कि फ़ाइनेंस को किस तरीके से चलाती है। PMLN की गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस पॉलिसी एक डायरेक्शन में चल रही थी, ये दूसरे डायरेक्शन में चल रही है। और आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो कामयाब कौन सी है, फेल्यूर कौन सा है, ये वक्त बताता है। मगर फैसले जो हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा इस हुकूमत का जो बड़ा फैसला है कि भाई भली रेवेन्यू कम हो मगर हमें किसी भी हालत में अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है। आप ये देखें कि उसको बिल्कुल ख़त्म की लेवल के ऊपर लेके आना। नहीं सर, एक सिर्फ करंट अकाउंट की बहस पे पूरी इकोनॉमी का तो सर ओवरऑल तो देखें आप सबके सामने है। क्या आप समझते हैं सिर्फ एक करंट अकाउंट को रखते हुए हम पूरी इकोनॉमी का क्रेडिट इमरान खान साहब को और आपकी गवर्नमेंट को देते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्या अच्छा हो रहा है वो पता भी तो लगे ना सर। नहीं, दो चीज़ें जी। देखिए, करंट अकाउंट की वजह से इंपोर्ट को कम किया गया। आपको पता है 500 अरब रुपए सिर्फ इंपोर्ट से रेवेन्यू कलेक्ट कम हुआ, ये भी इम्पेक्ट पड़ा। अब उसका आप लोकल जो इंडस्ट्री है, आप बाहर से, मैं आपको बताऊं ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट जो है ना, मैं जब भी मंगाता था कि मुझे इंपोर्टेड चाहिए, आज मैंने जब मेरे पास पेस्ट खत्म हुई किसी स्टोर के ऊपर इंपोर्टेड नहीं मिली, लोकल मिली। लोकल इंडस्ट्री बूस्ट हुई है, लोकल इंडस्ट्री का कारोबार जो है वो बढ़ा है। नहीं सर, आपका मैं बात को इंडोर्स कर रहा हूं, लेकिन क्या सिर्फ करंट अकाउंट से इकोनॉमी बेहतर हुई, या यूं समझ लीजिए, मैं सवाल और आसान कर देता हूं कि आज की इकोनॉमी रमेश कुमार की नजर में एक बेहतर इकोनॉमी है या वर्स्ट इकोनॉमी है सर? माजी की इकोनॉमी एक प्लेटफार्म सेट कर चुकी थी कि आपके पास अगर 10 रुपये हैं आप 90 रुपये और लें, मगर आप कारोबार का पहिया तेज़ चलाएं और आप उसमें से रेवेन्यू जनरेट करें। ये बिजनेसमैन करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि अगर हमारे पास कोई 10 करोड़ रुपये है तो हम 50 करोड़ रुपये कर्जा लेके 60 करोड़ का पहिया चलाते हैं, तो फिर उसमें से इनकम नहीं, तो आपके पॉइंट आ गया ना सर। फिर सिर्फ एक करंट अकाउंट आप कह रहे हैं कि आपके पास करंट अकाउंट है, क्या फैसल वाडा साहब को ये बात पता नहीं थी? उन्होंने चैलेंज कर दिया अपोजिशन को। आज जो पॉलिसी हो रही है ना, नहीं अदनान, जो आज जो पॉलिसी हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आपके पास 10 करोड़ पे तो आप अपने कर्जे के ऊपर नहीं जाएं, उन 10 करोड़ के ऊपर आप अपने आप को इतने मजबूत करें कि आपका साइकिल खुद ब खुद चले। उसकी रिजल्ट बाद में आती है, रिजल्ट में 6 महीने 12 महीने जरूर लगती है, मगर उसकी रिजल्ट जो होती है वो परमानेंट होती है, इन्फ्लुएंस में नहीं होती है। बिल्कुल वो इन्फ्लुएंस में थी। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब रिस्पॉन्स अली गौहर साहब से मैं लूंगा। लेकिन आमिर हसन साहब, कल बिलावल साहब ने सर एक लंबी लिस्ट पेश की और उसमें तो लगता ही है कि शायद ही कोई जगह ऐसी बची हो जहां इस मुल्क में करप्शन ना हो रही हो, तो आपने करप्शन का सारा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लगा दिया सर, आपकी पार्टी ने। बहुत शुक्रिया जी, हमने करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया, हमने वो बातें की जो स्टैंडर्ड इन्होंने 2 पिछली हुकूमतों के खिलाफ सेट किए थे। और इमरान खान साहब जब भी बात करते थे वो बताते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो क्या बता रही है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया है कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत मौजूदा इमरान खान की हुकूमत है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दूसरी करप्ट तरीन हुकूमत जो पाकिस्तान की रही है वो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत है। तो इसमें मुमासलत इसलिए भी है कि जनरल मुशर्रफ के तकरीबन 90% लोग इस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। तो देखिए, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम इमरान खान साहब के किए गए
जो स्टैंडर्ड्स हैं सेट किए गए उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखें ना अदनान भाई, बात ये है कि जब आप एक नारा, एक वादा, लोगों को एक सब्ज बाग दिखा के आए हों, और अपोजिशन का काम क्या है, मैं बैठा हूँ या अली गौहर साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, हम लोगों ने इनके इश्यूज को हमने रेज करना है, अवाम के इश्यूज को, जो इनकी इनकॉम्पिटेंस है उस पर हमने क्वेश्चंस उठाने हैं, और वो हम बड़े जमहूरी तरीके से, बड़े अखलाकी तरीके से, और एक जो अखलाकी पैरामीटर्स हैं उसके अंदर उठाते हैं। ना तो हम किसी के बुरे बुरे नाम रखते हैं, ना हम किसी की नकलें उतारते हैं, ना ओए तोए करते हैं, हम सीधी सीधी बातें करते हैं। अब आप मुझे बताएं, अभी आप बैठ गए यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग जो फिगर्स के साथ बातें कर रहे हैं, ये आम लोगों को समझ नहीं आती। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब उस वक्त कहा करते थे, जब हम लोग इन्हें बताते थे इसी तरह दादो शुमार के साथ, कि इकोनॉमी को किसने बेहतर किया है। और अब ये 2-3 महीने पहले बड़े मोतबर इंग्लिश न्यूज़पेपर में सारा आया और सबकी उन्होंने एनालिसिस किया और माना कि पिछली 3 हुकूमतों में इकोनॉमी सबसे बेहतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रही है। वो एक्सपोर्ट से लेके जहां तक आप बात करें, बात यह है कि हमारे दौर के अंदर पेट्रोल प्राइसेस क्या थी और हमने लोगों को सब्सिडी दी, उसके बावजूद बिजली महंगी भी थी, लेकिन उसकी बिजली की हमने कीमत क्या रखी, बनती महंगी थी, लोगों को सस्ती देते थे। सर बिजली तब भी नहीं आती थी वैसे आमिर भाई, बिजली तब भी नहीं आती थी, बिल आ जाते थे। आज वाली सूरत हाल है, आपके टाइम में भी यही सूरत हाल थी। अली गौहर साहब मेरी बात तो सुनिए अदनान साहब, जी जी, बिल आते हैं यूनिट के तहत, बिल एमी तो नहीं ना तुक्के के साथ भेज दिए जाते। बिल आते थे जितने यूनिट्स, अगर लोड शेडिंग थी तो उतने ही बिल आते थे जितनी बिजली इस्तेमाल होती थी, और आज भी यूनिट्स के तहत आती है। पर यूनिट कितने का है इसके ऊपर बात करें, हमारे दौर में कितने का था, पीएमएलएन के दौर में कितने का हुआ और अब कितने का है, और उस वक्त पेट्रोल ऑयल प्राइसेस क्या थी, अब क्या है। अब दूसरी बात देखिए, हम करप्शन इन पे क्यों ना कहें। अब आप मुझे बताएं कि जहांगीर तरीन साहब कोई 300 अरब के करीब कमा के चले गए, कोई सीएल में नाम नहीं आया, कोई नैब की। सर गॉट द पॉइंट, बिल्कुल ठीक है सर, मैं मुझे आगे बढ़ना है सर। अली गौहर साहब पॉइंट रखने दें सर, अगर माशी हालत, एक जहांगीर तरीन साहब का इशू है, हज स्कैम आया, पोलियो वाला आया, अबराज वाला आया, बीआरटी है, खटक साहब। सर अबराज के ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी रहे, नून लीग से भी रहे ना, एक पीटीआई से तो नहीं जोड़ सकते ना आमिर भाई। अली गौहर साहब, क्या जो मंतक पेश की है रमेश भाई ने फॉर द इकोनॉमी के बेहतर हो रही है क्योंकि करंट अकाउंट पाकिस्तान ने स्टेबल कर लिया हुआ है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा सर 18वीं तरमीम पे नून लीग का मौक़िफ़ बड़ा कंफ्यूज सा आ रहा है, वो क्लियर नहीं है। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम पे बात हुई तो कोरोना के होते हुए भी हम सड़कों पर निकलेंगे, एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था। नून लीग हमेशा कंफ्यूज जवाब देती है 18वीं तरमीम पे। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इकोनॉमी पे बात करूंगा कि मैं रमेश साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है और उसकी वाहिद वजह इनकी करप्शन है, जिसका बैरिस्टर साहब पहले जिक्र कर रहे थे। उसमें अब आप देख लें कि इलेक्ट्रिक की अबराज कंपनी का नाम आ रहा है, आप अरबों रुपए की करप्शन जो है बीआरटी पेशावर वाली है। आटे और चीनी का जिन लोगों ने करप्शन की, क्या वो रिकवरी हो गई? नहीं हुई। जस्ट रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में भी ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि इस पे अपोजिशन को इतराज़ है कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी और चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये दोनों शख्सियात उस करप्शन में बजाते खुद मुलव्वस हैं, लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी वाला आप लोग कोर्ट चले जाए ना अली भाई, रोज आप शो में आप ये बात करते हैं सारी नून लीग करती है, वो एक अलग इशू है। 2-3 महीने हो गए ना सर, तो ये तो फिर बहस से बहस, वो एक अलग इशू है। जाहिर है हम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे, जाहिर है हम उसका जिस लेवल पर, क्या नैब को नजर नहीं आता, क्या नैब को नजर की एनके लगानी पड़ी? उनको सिर्फ नून लीग, पीपल्स पार्टी और वो लोग और उनके झूठे मुकदमात नजर आते हैं। इनकी अरबों रुपए की करप्शन जिसको ये दिन रात किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, वो नैब को कौन से नंबर की एनक दें, कौन से नंबर की एनक दें? नहीं, वो रमेश साहब को अल्लाह करे वो इंपोर्ट कम कर दी हमने, अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए। देखिए, इंपोर्ट्स उस वक्त सीपैक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हो रही थी। नून लीग के टाइम में आपको पता है कई मोटरवेज बन रहे हैं। सर सीपैक कौन सा बंद हो गया? ऑलमोस्ट बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया, काम नहीं हो रहा। सीपैक पे काम स्लो हो गया, बंद होने के बराबर चला गया। जिस स्पीड के साथ नवाज शरीफ टाइम में बना था, आप बताएं उस स्पीड के साथ बन रहे।
इन्होंने तो ऑलमोस्ट बंद करके 18वीं रख दिया। तरमीम इन्होंने खत्म हो रहा है सर, 18वीं तरमीम पे सर आ जाए। और 18वीं तरमीम पे बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। देखें 18वीं तरमीम जो है उसके खात्मे पर देखें मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी स्टेप उठाया जा सकता है। ये हम देखें अली भाई, अभी तक सारा करें तो मेरा सवाल जिस कॉन्टेक्स्ट में है, आप लोगों की जान से कहते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, वो कहते हैं कि नहीं कोई भी बात होगी तो हम बाहर निकलेंगे, आप कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश है इसमें। जो भी 18वीं तरमीम पे लाएअमल होगा मुश्तरका अपोजिशन इकट्ठा करेगी, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ ऐड करना चाहें जो अपोजिशन समझे कि ये मुल्की मफाद में है तो उस पे हो सकता है। अगर पीपल्स पार्टी कहे कि किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट हम नहीं चाहते, हाँ, अगर पीपल्स पार्टी कहेगी तो इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा वो पीपल्स पार्टी की मशावरत के साथ होगा, उनसे अलग नहीं होगा। रमेश कुमार साहब, सी पैक में अब उतना काम नहीं हो रहा जितना नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हो रहा था, एक बात। और दूसरी बात सर, ये जो इल्ज़ामात बार बार लगते हैं इमरान खान साहब के करीबी दोस्त जो के इलेक्ट्रिक के मालिक भी हैं अबराज ग्रुप के, तो इमरान खान साहब को या पीटीआई को क्लियर करने चाहिए अपने मामलात के, अगर हैं तो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर के इलेक्ट्रिक बिजली कराची में या सिंध गवर्नमेंट को फराहम नहीं कर रही तो उसका ये वजह है हमारे 22 या 25% शेयर उसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखिए सी पैक जो शुरू हुआ वो आपको पता है कोई इस वक्त शुरू नहीं हुआ, वो मुशर्रफ के टाइम पे डिस्कस हुआ, आसिफ जरदारी के टाइम पे फाइनल हुआ, मियाँ साहब के टाइम पे बिल्कुल फास्ट हुआ, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था और शहबाज शरीफ थोड़े तेज़ थे और इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मेन जो डेवलपमेंट हुई इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, मोटरवेज़ के हवाले से बिल्कुल सी पैक के अंदर काम हुआ और उस वक्त ये मेन, मगर आज भी सी पैक के हवाले से जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, सी पैक कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं है। तो आप उस वजह से कहें, और मैं मगर ट्रेन के हवाले से आज भी वो सी पैक की चीज़ें हैं वो अभी तक रहती है, जो बड़ा जो ट्रैक बना है पेशावर से लेके कोयटा तक, तो ये चीज़ें चल रही हैं। आप सी पैक को से दूसरी आपने बात की के इलेक्ट्रिक की, देखिए के इलेक्ट्रिक के हवाले से आपने उसके ऑनर को अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ मिला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अभी आया है, उसकी केईसी को कब दिया गया, किसकी गवर्नमेंट में दिया गया, फिर वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी भी किसकी है, उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट किसकी थी, बाद में फेडरल गवर्नमेंट किसकी थी, इमरान खान का तो नहीं कोई सर, के हुकूमत से इलेक्ट्रिक लेना खिलाफ देना नहीं था। कार्रवाई कर आज सकती है अगर ना आप- वफाक, वो नहीं कर रही, इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, करनी चाहिए ना रमेश भाई, आप खुद कराची के करेगी। मैं आपको बताऊं अदनान भाई, खान इन इदारों को बेहतर करने आया है, वो किसी की ब्लैकमेलिंग, लोगों ने तो कहा था कि शुगर कमीशन में भी जहांगीर तरीन का नाम है नहीं आएगा, मगर आपने देखा कि किसी आमिर का भाई भी नाम 30 हो सेकंड में शुगर रिस्पांस कर कमीशन दे सर, आई, के इलेक्ट्रिक पे पब्लिक आप बड़ी- कार्रवाई कर सकती है आपकी सिंध गवर्नमेंट, आपकी पार्टी गवर्नमेंट, सर जल्दी से। देखिए हम कैसे कर सकते हैं, ये फेडरल मामला है। बात इतनी है कि इन मामला की क्या ये चाहते हैं कि वफाक की इकाइयाँ या वफाक के साथ सूबे लड़ना शुरू कर दें? क्या ये मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहते हैं? देखिए ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, क्या उसका कोई इजलास बुलाया गया है ताकि सूबाई वज़रा आला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और प्राइम मिनिस्टर बैठ के वफाक के फैसलों को अच्छे तरीके से उस पर अमल दरामद कर सके? के इलेक्ट्रिक पे क्या ये चाहते हैं कि हम लोग कराची के लोग या सिंध के लोग वहाँ पे हमले करें, दफातर जलाएं, कोई खाना जंगी हो? ऐसे नहीं होता। ये मुल्क है, इसे बनाना रिपब्लिक मत बनाएं। बिल्कुल और ये ठीक है, बार-बार बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। इन लोग- हम एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हबीब बलोच साहब, जो कि उज़ैर जान बलोच के करीबी साथी माने जाते हैं, और जीआईटी रिपोर्ट के बाद एक जीआईटी गवर्नमेंट सिंध ने इशू की थी और एक जीआईटी अली जैद साहब लाए थे, तो यूँ समझ लीजिए उस पर सियासत भी हो रही है दोनों जानिब से। तो मैं कहता होता हूँ कि एक जीआईटी पीपल्स पार्टी की है, एक जीआईटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, या एक जीआईटी सिंध गवर्नमेंट की है, एक जीआईटी वफाक की है। जीआईटी में किस हद तक सच है और किस हद तक गलत है, कौन सी जीआईटी ठीक है और कौन सी जीआईटी गलत है, वो इकबाली बयान जो कि 164 का उज़ैर बलोच ने दिया था उसमें किस हद तक सदाकत है। तो अगर आप उज़ैर बलोच के दिए गए बयान के वाक़यात पर जाते हैं तो वाक़यात तो हुए थे, लियारी गैंग वॉर में जो कुछ होता रहा, कराची के अंदर जो कुछ होता रहा, जिस चीज़ का एतराफ़ उज़ैर बलोच साहब ने किया उस इकबाली बयान के अंदर, जिससे मुनहरिफ हुए अभी तक वो, तो वो
इंसिडेंट तो होते रहे। तो उसमें जो दोनों GITs में जो नाम उठता रहा वो हबीब बलोच साहब का भी उठता रहा। हबीब बलोच साहब बड़े करीबी दोस्त भी हैं उज़ैर जान बलोच के। हबीब बलोच साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। एक तो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुन चुका, आपने कहा कि GIT की पाकिस्तान की में लीगल हैसियत कोई नहीं है। आई एग्री विद यू कि GIT एक इन्फॉर्मेशन है, उस पर प्रोसीडिंग्स होंगी, अदालतें और कोर्ट्स उसमें डेफिनेटली प्रोसीड्स करेंगे। सर मेरा सवाल सर आपसे ये है कि अगर मैं GIT से हट के उज़ैर बलोच के उस इकबाली बयान पे आता हूँ तो वो तमाम वाक़यात तो सर हुए थे, वो तो हुए हैं कराची के अंदर, और जहाँ जहाँ जो तज़किरा वो किसी और ने किए होंगे, उज़ैर बलोच ने नहीं किए होंगे, वो एक अलग बहस है। तो अगर उज़ैर बलोच ने नहीं किए तो लियारी में वो सब कौन कर रहा था फिर सर? ये चीजें हकीकत तो ग्राउंड पर मौजूद हैं। आपने भी बड़ी अच्छी तमीज बांधी कि बोरीबंद लाशें भी हैं, मुक्का चौक पर भी फायरिंग है, लियारी का चिल चौक भी एक कहानी और तारीख रखता है। और 22 अगस्त 2015 के जनरल रायल शरीफ के इकदामात, मौजूद अदालत का फैसला और एक मखसूस शख्स पर हमेशा के लिए पाबंदी और कराची की रोशनियों की बहाली, माशी हब की तरक्की वगैरह वगैरह वगैरह। अब उज़ैर बलोच की GIT के हवाले से आपने बड़ा अच्छा कहा कि एक सिंध की GIT यानी पीपल्स पार्टी की GIT और एक मरकजी हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की GIT। इन GIT के बाद एक वफाकी वजीर का कोई मोटर बाइक वाला आकर दे गया, दूसरे वफाकी वजीर का कहना कि पीपल्स पार्टी के किसी वजीर ने दे दी। तो जब एक वफाकी वजारत के अंदर बैठने वाले एक ही पार्टी के, एक तो होता ना कि कोई इत्तेहादी होता, एक PTI का होता और एक शायद GDA का होता या किसी और ग्रुप का होता, तब तो बात समझ में आती। एक ही पार्टी के दो वजीर ताल्लुक कराची से, वो अपने एक बयानिए पर स्टैंड नहीं करते। सिंध हुकूमत फंसी हुई थी, वो समझते हैं कि मेरे बयानात के बाद वो थोड़े रिलैक्स होंगे। PTI हमें फंसाना चाह रही थी, उज़ैर बलोच को सहूलत मिर्जा बनाना चाहती थी। रिलैक्स तो हुए सर, मेरी वजाहत के आपकी वीडियो के बाद रिलैक्स तो हुए, ये तो मैं हल्फन ये बात इकरार करता हूं बतौर साहब। मामला बैलेंस हुआ है और मैं ये क्यों करना चाहता हूं साहब बता दूं आप जी। पाकिस्तान के तमाम सिस्टम के पॉलिटिकल वर्कर्स की इज्जत की बहाली। एक ग्रुप कहता है कि जी कौन उज़ैर, कहां का उज़ैर, कैसा उज़ैर। दूसरा ग्रुप कहता है कि जी नहीं 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 हमने तो कभी राब्ता ही नहीं किया। यानी कि उज़ैर बलोच पॉलिटिकल वर्कर था तब तो उसने इतना अच्छा प्लान किया। नहीं मैं बात सुने अभी भाई, उज़ैर बलोच के पॉलिटिकल वर्कर होने पे कम से कम सहाफियों को शक नहीं है। जो इल्जामात उन पर हैं और जिस दौरान वो वाकयात हुए उस दौरान कंट्रोल था लियारी पे आप लोगों का। अगर लियारी में वो सब कुछ हो रहा था और अगर वो आपने नहीं किया, मैं मान लेता हूं आपकी बात को, तो फिर किसने किया? अगर उज़ैर बलोच सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर था और वो बड़ा इन्फ्लुएंस था तो ये सब वाकयात हो रहे थे, तो आपने कभी इसके अगेंस्ट तो बात नहीं की, कभी आप इसके खिलाफ अदालतों में, थानों में आपके जलसे होते थे, कभी आपने उस पर बात नहीं की। सर मैं उसमें तो बरी ज़िम्मा आप नहीं कर सकते ना कि जो कुछ इल्जामात हैं कि वो सिर्फ इल्जामात हैं और अगर उज़ैर बलोच मुकर गए हैं तो वो सिर्फ मुकर गए हैं। अदनान आपको जानकर ये हैरत होगी जी, ये बात मैं एक दो मरतबा पहले भी कर चुका हूं कि हबीब जान एज अ मरकजी कन्वीनियर फ्रेंड्स ऑफ लियारी इंटरनेशनल एज अ कराची सिटी अलायंस, हम पाकिस्तान की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने कराची के मसले पे सू मोटो लिया तो हम फरीक थे। मेरे जो लॉयर थे, वकील थे, और बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद एडवोकेट थे। लॉर्ड नजीर अहमद उस फ्रेंड्स ऑफ लियारी इंटरनेशनल को चेयर करते हैं एज अ चेयरमैन। अब्दुल सत्तार इजी साहब मेरे सरपरस्त थे आला। हमने तमाम ने ये मशवरा किया, फिर हम कोर्ट गए। अब अगर आपको जानना चाहें तो एक PLD होती है उस फैसले की, उसमें आप जाके देखें कि मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूं या सही बात कर रहा हूं। तो हम उस वक्त से आज तक अभी तक किसी बात पर डटे हुए हैं। हमारा मौक़िफ़ कल भी वही था, आज भी वही है कि जनाब कराची के मामलात में सिर्फ आप उज़ैर बलोच को काउंट करेंगे तो ये गलत होगा।
कराची सर पर मैं अगर हमलावर उजैर बलोच को नहीं करता हबीब भाई, तो हम जरा कम ऑन द पॉइंट आते हैं ना, क्योंकि टाइम भी बड़ा शॉर्ट है हमारे पास। अगर नहीं आता तो जिन लोगों का कत्ल का एतराफ किया वो कत्ल हुए हैं सर, या तो वो नहीं होते ना तो मैं कह देता सर, कि ये झूठ है। साहब, तो कल किसी ने तो- किसी ने तो किए, जिस टाइम में हो रहा तो आप सबसे स्ट्रांग लोग जनाब, थे उस जनाब, वक्त जनाब, लियारी जनाब। के अंदर। जनाब अदनान भाई, कल तो उजैर बलोच साहब ने मोहतरम जज के सामने कह दिया कि जनाब कि मैं तो किसी बयान से, किसी एतराफ से बाखबर ही नहीं। देखें, टेबल स्टोरी बनाकर स्टोरी आगे कर देना वो एक आसान तरीन सा काम है। अब ओपन ट्रायल हो रहा है। कल मोहतरम जज ने पूछा कि क्या हम इस जीआईटी को हिस्सा बना दें। उजैर बलोच साहब ने कहा कि नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। अब एक और क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा हो गया आपकी जीआईटी का। जब तक मेरी उजैर नहीं है सर, बलोच, सिंध गवर्नमेंट की है। नहीं सर, आप भी जीआईटी के एक फरीक है ना, मीडिया एक फरीक है सर, मैं उसे फरीक समझता हूँ ये बात कि इस जीआईटी के तवज्जुह से पाकिस्तान के मुआशिर कराची को इंसाफ दें आप। इससे क्या फायदा होगा कि मेरा मुल्क तरक्की करेगा, वेंटिलेटर की शॉर्टेज नहीं होगी, हॉस्पिटल के मसले खत्म हो जाएंगे। जब मुआशी हब चलेगा, मुचो मनी आएगी तो मुचो मनी खर्च होगी। वहां यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं, जो थोड़े बहुत हैं वो हर साल ग्रेजुएट पैदा करते हैं, उनके लिए रोजगार के जराए ही नहीं हमारे पास। आज मेड इन बांग्लादेश दुनिया में ज्यादा छाया हुआ है। ये मेरी शर्ट शायद पहनी हो, मैं अगर इसको अभी इसका लेबल दिखाऊं तो ये बांग्लादेश की हो सकती है। तो पाकिस्तान तो सर कहीं स्टैंड ही नहीं करता एक्सपोर्ट की दुनिया में। एक एक्सपोर्ट का हमारा सर कारखाना था, गॉट द अली पॉइंट सर, इंटरप्राइज। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल, मैं जरा अपने सवालों पे सर आना चाहता हूँ। क्या जो जरदारी साहब की मुलाकात है सर, वो क्या जरदारी साहब की ख्वाहिश पर हुई थी, और उसका मकसद क्या था? 2012 वाली का तज़किरा मैं कर रहा हूँ, आप पहले भी इसको बता चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जरा वाज़ेह अल्फाज में बता दें। आप नहीं थे उस मुलाकात में, आई नो अबाउट इट सर। अब ख्वाहिश की बात तो आपको जरदारी साहब से चेक करवानी पड़ेगी कि उनकी ख्वाहिश थी या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुलाकात के लिए बुलाया गया था। अब वो ख्वाहिश एडीसी की थी, पीएस की थी, या उनके पॉलिटिकल एडवाइजरों की सूरत में थी, किसका मशवरा था ये मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझसे पूछा गया, मैंने जाने से मना किया, उन्हें जाने के लिए कहा, थोड़ा सा पे डिस्कस किया कि मफादात अपने क्या है वो आप जानते हैं, उसका ताफुज करना है। अच्छी बात होगी हम हाजिर हैं, बुरी बात होगी तो मना कर देना है। अच्छी बात हुई, उस मुलाकात के बाद लियारी पैकेज का ऐलान भी हुआ, मेडिकल कॉलेज भी बने, यूनिवर्सिटीज भी बनी, और मुझे खुशी है अपनी टीम पर, उजैर बलोच पर, बुजुर्ग कमेटी पे, तो उस मुलाकात के बाद जो पैकेज कराची का आया, लियारी का आया, उसका टक्का पैसा एक एक पाई सही खर्च हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर उजैर बलोच उजैर पे और corruption पीपल्स का पार्टी के दरमियान इख्तलाफात 2 दफा हुए, दोनों दफा वजह क्या बनी सर? सर वजह ये हुई कि पाकिस्तान के दुश्मन हमसे हमारी जमीन छीनना चाहते थे, हमारी शनाख्त मिटाना चाहते थे। बोरीबंद लाशें, पाकिस्तान के बलोच दुश्मन पकड़ते हैं। और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक, समझा नहीं मैं। दोबारा सवाल कीजिएगा अदनान। सर मैं साहब कह रहे हैं कि 2 दफा जो इख्तलाफ का सवाल मैंने आपसे पूछा, आपने कहा उसकी वजह है पाकिस्तान के दुश्मन। मतलब पाकिस्तान के दुश्मनों का पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब से क्या लेना देना सर? सर पाकिस्तान के दुश्मन मुआशी हब कराची को तोड़ना चाहते हैं, अलहदा करना चाहते हैं, चाहते भी थे और अब भी वो चाहते हैं। 22 अगस्त 2015 के बाद हिंदुस्तान ने शायद हो सकता है कि अल्ताफ के एजेंटों को पैसे देना बंद कर दिए हों, लेकिन नहीं, स्टॉक आप एक्सचेंज पे होने वाला हमला, एमक्यूएम की वजह से उजैर बलोच और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात क्यों हुए सर? सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बार बार सिंध हुकूमत से अलहदगी का ऐलान का ड्रामा करती थी, मरकज में धोखा देती थी, ये चीजें होती थी। तो देखे ना, लियारी के इख्तलाफात से तो पहले आपको सवाल करना पड़ेगा जरदारी साहब से कि जुल्फ़िकार मिर्जा से जिसके साथ आपका इतना याराना था, क्या इख्तलाफात? क्या शुगर मिल की 10 बोरियां आगे पीछे हो गई थी? शुगर मिल के मुनाफे का झगड़ा था, या क्या बात यही थी जो लियारी के इख्तलाफात, बात वही थी जो उजैर के इख्तलाफात की थी, बात वही थी सर जो हम लियारी वालों के इख्तलाफात। हबीब भाई, आप इख्तलाफात की बात करते हैं, आप रंजिशों की बात करते हैं, आप इख्तलाफात में जो वजह बनी वो भी बयान करते हैं, लेकिन सर जो लियारी में होता रहा 2012 तक, वो किसने किया? उससे बरी ज़िम्मा क्यों हो जाते हैं आप लोग?
मतलब वो उजैर ने नहीं किया तो वो किसने किया? फिर किसी नए बंदे को नॉमिनेट कर दीजिए कि यार ये नबील गोयल ने किया, ये आसिफ जरदारी ने किया, ये अदनान, आपका सवाल मेरी समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, प्लीज। सर हेलो? मेरा 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 सवाल ये है हबीब भाई कि आप इख्तलाफात की बात करते हैं लेकिन उजैर जान बलोच पर जो इल्ज़ामात हैं उससे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये कि 2012 तक जब कंट्रोल था लियारी में आपका कि आपके बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता था, आप तो अभी भी क्लेम करते हैं कि आपके बगैर कोई इलेक्शन वहां नहीं जीत सकता, तो वो वाकयात जो होते थे उनका जिम्मेदार कौन था? उस वॉर का जिम्मेदार कौन था सर? जिम्मेदार उस वक्त का सिस्टम था, उस वक्त की हुकूमती मसले थी। हबीब भाई मैं स्पेसिफिक कर देता हूं सवाल सर। अगर हबीब जान सिस्टम नहीं था, उजैर जान बलोच सिस्टम नहीं था, तो सर उस वक्त का प्रेसिडेंट उससे मिलने का ख्वाहिशमंद क्यों था? उस वक्त के जो सूबाई वजीर दाखिला थे और वफाकी वजीर दाखिला थे वो क्यों उजैर जान बलोच से इन कॉन्टेक्ट रहा करते थे? उजैर जान बलोच पुलिस से वहां के लोकल जो बॉडीज के लोग थे उनके ट्रांसफर कराता था, ये सबूत हैं सर, इसके मौजूद हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, आप भी मान चुके हैं इस बात को। तो भाई जब सब कुछ उजैर जान बलोच कर रहा था तो बाकी सिस्टम कौन सा था? क्या वो खला का सिस्टम था जो हमें नजर नहीं आ रहा था? देखिए, अब आपका सवाल दूसरे तरीके से है। जब उजैर जान पुलिस के ट्रांसफर करवा रहा था तो उजैर जान के पास 2 मेंबर सूबा असेंबली थे, 1 मेंबर कौमी असेंबली था। पाकिस्तान की सियासत में ये होता आया है कि कोई मेंबर कौमी असेंबली की पहली ख्वाहिश जो होती है कि इलाके का SHO उसकी मर्जी का हो, चाहे वो पंजाब की पॉलिटिक्स देख लें, चाहे वो सिंध की देख लें, चाहे वो KPK की देख लें, चाहे वो बलूचिस्तान की देख लें। उजैर के पास 2 मेंबर पार्लियामेंट प्लस सूबाई वजारत कच्ची आबादी जावेद नागौरी की सूरत, नेशनल असेंबली का मेंबर शाहजहां की सूरत में। अब आप अंदाजा लगाएं, 2-4 SHO लगाना तो उसका वैसे प्रिविलेज राइट बन गया था पाकिस्तान की सिस्टम की बुनियाद पर। तो उजैर बलोच ने कोई सिस्टम में SHO नहीं लगाया, अपनी मर्जी सानिया के नाज का SHO के ट्रांसफर पुलिस ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिस्टम को हाईजैक नहीं किया। चलो ये इसका फैसला व्यूअर्स कर लेंगे, आगे चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अदनान उजैर साहब, जान बलोच के पाकिस्तान पास की जो असला होता था क्या वो सारा असला लाइसेंस था? तो देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब पाकिस्तान की माशी ऑफ कराची की मालिक बनी सियासी तौर पर, IG उनकी मर्जी का लगता था, IG DIG उनकी मर्जी का। फिर मेरे पास ये भी इत्तलात है कि जनरल मुशर्रफ के दौर तक कोर कमांडर और DG रेंजर्स को भी लगाने के लिए उनकी मर्जी पूछी जाती थी। मेरे सर पास ये बिल्कुल इत्तलात ठीक है, भी है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस सारे मेरे पास ये अच्छा इत्तलात भी हबीब है। भाई इस सारे आपके जो रिस्पांस थे उसका जवाब मैं ये लूं कि उजैर जान बलोच पीपल्स पार्टी का एक वर्कर था, इससे आप डिनाई नहीं कर रहे, इस बात को आप एडमिट कर रहे हैं। उसके जरदारी साहब के साथ जाती ताल्लुकात थे, ये बात आप मान रहे हैं? जाती ताल्लुकात होना एक अलग मैटर है। मैंने जाती चलो ताल्लुकात थे सर, ताल्लुकात थे। जरदारी साहब जानते भी थे, तब तो मुलाकात हुई थी। अच्छा, उजैर जान बलोच पुलिस के तबादले करवाता था, ओहदे छोड़ देंगे, वो सिपाही थे या IG थे? उजैर बलोच नहीं करवाता था, सानिया नाज मेंबर सूबाई असेंबली, जावेद नागौरी सूबाई असेंबली मेंबर एंड मिनिस्टर एंड MNA। नहीं अब उसको वो आप उजैर हुसैन का जान के नाम कहने दें। पे कराते थे ना। देखिए ना, जब शिकायत आती है आपके वोटर्स नहीं की, मैं आपके कंडीशन नहीं लोगों, पूछ रहा सर, कंडीशन नहीं पूछ रहा, हो सकता है शिकायत आती हो, सही कह रहे हैं आप, मेरे को मेंबर हैं, वोट लेके आए, उजैर जान के कहने पे करवाते थे क्योंकि उजैर आप जान सुन उनको तो लें, अच्छा आप बिल्कुल सुन तो लेना। जी। जब शिकायत आती थी, उजैर उन शिकायतों को इंडोर्स करके उसकी एक समरी बनाकर अपने मेंबरान असेंबली को कहता था कि इनकी शिकायत बढ़ती गई, आप इनको ट्रांसफर करा दें। हो जाते थे, नहीं होते थे, करवा वो सबके बस ठीक है, सामने। मेरा सवाल जवाब मिल गया कि उजैर जान बलोच अब करवाते थे। एक- तरीकाकार तो एक अदालतों में आप बताइएगा ना सर कि वो किस तरह। अदनान साहब देखे ना, जी जब मुत्तहिदा के सेक्टर इंचार्ज शिकायतें लेते थे, वो अपने वुजरा को बताते थे, 90 को बताते थे या लंदन वाले को बताते थे, उनके मसले हल होते थे। यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की प्रोसीडिंग हुई है। गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। उजैर जान बलोच साहब ये सारे काम क्या सिर्फ जुल्फकार मिर्जा से करवाया करते थे या रहमान मलिक साहब से भी उनका कोई ताल्लुक था सर? सर, रहमान मलिक से तो हमारा कभी ताल्लुक नहीं रहा, तो हमेशा हाथ बांधे 90 पर कराची के या लंदन सेक्रेटरीट के बाहर होते थे मौसूफ मुत्तहिदा के जो थे अल्ताफ साहब। जुल्फकार मिर्जा से हमारे याराना में
2-3 महीने चले होंगे कि उन्होंने वजारत दाखिला से इस्तीफा दे दिया। अगर जुल्फकार मिर्जा 1 साल हमारे पास होते और उनकी मेहरबानी अगर जो बता रहे हैं वाकई वो करते, तो कराची की सूरत आज कुछ और मुख्तलिफ होती। बिल्कुल ठीक। लेकिन- अच्छा सर, यस और नो में जवाब देने, टाइम बड़ा कम है। उज़ैर बलोच साहब के पास इलीगल असला होता था या नहीं? क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उज़ैर बलोच की मूवमेंट देखी है सर लियारी में, अपनी आंखों से, और गन्स होती थी सर, ब्लैक गाड़ी के शीशे होते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो जो असले उज़ैर बलोच के लेफ्ट राइट हुआ करते थे वो सारे लीगल थे? बिल्कुल, सारा असला लीगल। सारा असला लीगल था? कि अब मैं बताऊं आपको ना, हाँ, मुझ पे 8 या 9 हमले हुए, हमें तो कराची में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटीज हैं, प्राइवेट निजी सिक्योरिटीज, वो हमें अपने गार्ड नहीं देती। तो फिर बलोच कल्चर, शहर की सूरत-ए-हाल, दुश्मनियां, और लियारी के अंदर 3-4 ग्रुप्स क्रिएट कर दिए गए मुत्तहिदा की जानिब से, नबील गबोल की जानिब से। तो वो रास्ता उज़ैर ने रखा, हर एक ने रखा। नबील गबोल भी गार्ड लेकर घूमते थे, शायद आपने उन्हें भी एक देखा पॉइंट, होगा। बहुत आखिरी पॉइंट पूछ रहा हूं सर, अतराफी बयान में से। आप कह रहे हैं कि किसी कत्ल से उज़ैर बलोच का कोई ताल्लुक नहीं। उज़ैर बलोच के वालिद को जिन लोगों ने हलाक किया, उनका कत्ल हुआ और उनकी लाशों के साथ फुटबॉल खेली गई, ये मैंने खुद फील्ड में जाके चील चौक के पास लोगों से पूछा, उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखा सर, वहां के लोग कह रहे थे। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? फुटबॉल उनके सरों से नहीं खेली गई, उनकी लाशों की बेइज्जती नहीं की गई? अगर की गई तो किसने की? अगर उज़ैर बलोच ने नहीं की, उज़ैर बलोच के वालिद के कातलों को किसने मारा फिर सर? देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। उज़ैर बलोच के कातलों को, वालिद के कातलों को भी ढूंढे आप, और अरशद पप्पू के कातलों को भी सजा मिलनी चाहिए। उसमें तो आप इश्तिहारी हैं लंदन में सर, था। उसमें तो आप इश्तिहारी हैं। मैं यहाँ लंदन में था, मेरे खिलाफ FIR काटेगी। आपको इस कत्ल का तनाजुर देखना पड़ेगा। एक बंदा लंदन में बैठा हुआ है, उसकी FIR में नाम डाला जाए, हर FIR में मेरा नाम डाला जाए। वो साबित क्या करना चाहते थे? और ये 2 दिन की जो जंग हो रही है PTI और पीपल्स पार्टी की, GIT की, अचानक एक्स काउंटर करना हो, मफरूर करार देना वगैरह वगैरह। हालांकि मैं बेल बिफोर अरेस्ट पर था, मैं अपने प्रोसीडिंग में था। तो आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हम इस पे ज्यादा बात ना करें, जो मेरा मुतालबा है। अच्छा, ये जो लियारी के लोग बताते हैं कि लाशों की बेहुरमती हुई, सरों की फुटबॉल बनाई गई, तो टेबल स्टोरी और कहानियां किससे, तो हर कोई करता है। उसने बताया, इसने बताया, बात ऑथेंटिक हो। नहीं, चील चौक में सर जो Evidence के दुकान है साथ। ना सर, मैं बता दूं, चील चौक के आसपास जो दुकान है, वहां बैठे बुजुर्गों ने मुझे बताया था, हो सकता है, मतलब मैं उनको बुजुर्ग है ये तो नहीं कह सकता, गलत कह रहा हूं। आप लियारी के रहने वाले हैं, क्या इस तरह के वाकयात सुनते थे आप? नहीं, आपको जब देखा ना, जिन लोगों ने आपको बताया, तो वही लोग कमीशन को भी बता सकते हैं। कमीशन जब गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेगा, बड़ा हाई फाई कमीशन होगा, तो वही दुकानदार होंगे, घर वाले होंगे, आप होंगे, हम नहीं सर, आप लियारी के हैं ना हबीब भाई, आप लियारी के हैं, आप लियारी की एक एक गली, एक एक घर को जानते हैं, मुझे इस बात का पता है। क्या आपने ये वाकयात सुने? ऐसे आपने देखे नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप देखे होंगे, सुने क्या ऐसा होता था? जो कत्लो गारत होते थे, आप कहते हैं मेरे सामने नहीं हुए, मैंने नहीं देखे, सुने तो सर के लियारी में ये सब हो रहा है? मैं आपसे एक बात बड़े ईमानदारी के साथ कहूंगा, कोई लफ्ज झूठ नहीं कहूंगा। मेरा ताल्लुक लियारी के साथ बड़ा शदीद किस्म का है, दिल और जान के टाइप। हमने वहां पर एजुकेशन बढ़ाने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए कोशिश की। दूसरी तरफ जो हरकतें हो रही थी, ये कत्ल व गारतगिरी, वो अरशद पप्पू का ग्रुप हो, या गफार जिक्री का हो, या नबील गबोल हो, या MKM के लोग हो, लियारी कब्जा कर कर MKM साबित करना चाहती है कि कराची, होल कराची इज नाउ माइन। बरतानिया के खतूत, अमेरिका के सफीरों से मुलाकात, अल्ताफ हुसैन की, उसके लोगों की। अब उस जंग में नहीं, आप कह रहे हैं कि नबील गबोल, लियारी वॉर के पीछे एक नबील गबोल साहब भी थे, आप लोग नहीं थे, नबील गबोल थे? नहीं, दोबारा पूछिएगा, नबील गबोल क्या थे? आपने जो नाम लिए MQM के अलावा, नबील गबोल भी लियारी के अंदर जो कत्लो गारत हो रहे थे उसको सपोर्ट कर रहे थे या करवा रहे थे? मेरा तो ये यकीन है, ये इल्जाम मैं नहीं लगाता, इल्जाम हो तो नबील गबोल मुझे कोर्ट ले जाए, कि लियारी में जो गैंग वार की इब्तिदा हुई, वो नबील गबोल की अंदरूनी ख्वाहिश पर हुई। और मेरा ख्याल है कि नबील गबोल उस वक्त अल्ताफ के रास्ते में आ गया था, कि बाद के हालात ने साबित किया कि नबील ने अल्ताफ को ज्वाइन किया। ये एक ज्वाइंट वेंचर था कि भाई आप कराची, क्योंकि नबील की एंट्री लियारी में रहमान अब्दुल रहमान
बंद कर चुका था, तो नबील गबोल अब अपनी चौधराहट का बदला भी लेना चाह रहा था और अल्ताफ के हाथ एक सवाल सर पीपल्स पार्टी पे बता दीजिए, एक सवाल पीपल्स पार्टी पे गवर्नमेंट पे आ रहा हूँ। ये नहीं कहता, गॉट मैं द ये नहीं पॉइंट। कहता कि नबील को शायद मालूम था या नहीं कि अल्ताफ रॉ का एजेंट है, लेकिन लियारी को तबाह करने के लिए नबील का रोल बहुत भयानक था। और कल एक किसी प्रोग्राम में उसने एडमिट किया जब मैंने आप लोगों को मरवाया, तो फिर वो चौधरी असलम का किरदार देखें। सर आगे उस चलना वक्त बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक होगा सर। अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, फरियाल तालपुर साहब और बाकी लोग जिनकी तस्वीरें हैं उज़ैर बलोच साहब के साथ, क्या वो सिर्फ हादसतन तस्वीरें थी क्योंकि आप तो उज़ैर बलोच के बड़े करीब थे, या उज़ैर बलोच के उन जी जी सर बिल्कुल वो मीटिंग अरेंज थी, फरियाल साहबा भी जानती थी कि किसके घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और वो मीटिंग का अरेंजमेंट भी मैं कहा ना ऑफिशियली बुजुर्ग कमेटी ने फैसला किया, उज़ैर ने इंडोर्स किया, और फिर वो दावत, वो फरियाल तालपुर वाला वो बात सही कर रहे हैं कि वो दावत मेंबरान सूबा असेंबली ने इनवाइट किया उनको एज अ मेंबर असेंबली लियारी के नुमाइंदों की सूरत में, और वो जानते थे कि दावत स्पॉन्सर्ड बाय उज़ैर बलोच और वहां उज़ैर बलोच इन्हें मिलेगा। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, आप उसके बाद सर आगे चलते हैं सर, उसके बाद आप लोगों ने एक जलसा कराया जिसमें आप भी आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रही सर, वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उज़ैर जान बलोच साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में थे और कुछ अहम रहनुमाओं से राब्ते में थे, ये आपने भी शायद कहा से राब्ते में थे सर, और वो तहरीक इंसाफ में उनको कौन लाया? देखिए, एक तो मरहूम नईम मुल्क अल्लाह उन्हें गरी के रहमत कर इंतकाल कर गए, लेकिन हमारे उनके दफ्तर में जाने की तस्वीर भी मौजूद है, उधर हमने हाई टी भी ली है, उनके साथ बहुत सारी गुफ्तगू भी हुई है। फिर उनके अलावा उनके दूसरे रहनुमा थे, उनसे भी हमारे राब्ते हुए हैं। फिर उनके लोकल जो दूसरे कौन लोकल रहनुमा थे, फैसल वाड़ा से फोन पे मेरी अपनी गुफ्तगू होती रही है, इमरान खान साहब से मेरी भी हेलो हाई हुई है, लेकिन जुल्फ़िकार मर्ज़ा इमरान खान ज्यादा साहब से बात आपकी हेलो हाय हुई है? मतलब किस तरह? मतलब कोच, मेरे वो क्रिकेट कोच थे तो मेरी भी एक दफा हेलो हाय, लेकिन वो मुझे नहीं जानते उस तरह की, ये वो जानते थे आपको? नहीं, जाहिर है मैं यहाँ पे 2-3 बार उनसे पॉलिटिकल हवाले के बगैर, एक अखबार का यहाँ फॉर्म था वहां मिले, और जब वो यहाँ आए थे अल्ताफ के खिलाफ कुछ करने के लिए, जब मैं उनसे मिला था। अब ये जो बात मेरी फोन पर हुई थी प्योर पॉलिटिकली थी, और वो जानते थे कि क्या इमरान बात खान साहब करनी के है। साथ? लेकिन मैंने इमरान खान साहब से कोई सियासी बात नहीं की, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा मौजूद थे, तो उन्होंने मुकम्मल बात की। बात के बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करना है, मैंने जो आप डिसाइड करेंगे, तो फिर आपने देखा जो हमने डिसाइड किया। नहीं सर, मैं प्लीज हबीब भाई, बड़ी माजरत, ये जो बात हो रही थी आपकी, ये इमरान खान साहब से हुई थी फोन पे बात आपकी? उन्हें पता था कि वो हबीब जान बलोच से बात कर रहे हैं? 110%, क्योंकि जब राबिया जिया का उस वक्त की यूके की प्रेसिडेंट का फोन आया था, जी, तो हबीब जान के फोन पर आया था। अच्छा, और इमरान खान साहब ने तो ख्वाहिश का इजहार किया कि उज़ैर बलोच को पीटीआई की हिमायत करनी चाहिए, इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया? बिल्कुल, क्योंकि हम सोच रहे थे कि नून की हिमायत करें या अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करें, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ग्रुप के नाम की पार्टी रजिस्टर्ड करें, तो हम अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को मॉनिटर कर रहे थे बड़ी डीपली। अब इमरान खान साहब ने उस जमाने में कराची में जलसे का ऐलान कर दिया, तो उस जलसे में हमारा जाना ये साबित करता है कि आप उस वक्त की जलसे की, आप जब गए थे उस जलसे में, वो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे गए थे या कराची की लोकल जो लीडरशिप थी उनके कहने पे, उनकी ख्वाहिश पे? ये फैसला तो आप कर रहे थे ना, जुल्फ़िकार मिर्जा से इमरान खान की गुफ्तगू होना और उसको हमारा इंडोर्स करना, ये बात की गुमाज़ी है कि इमरान खान हर बात से अवेयर थे। बिल्कुल सही। अच्छा, वो जो बात आपके फोन पे उज़ैर इमरान खान साहब से हुई थी, जो आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो कितने मिनट की हुई थी? मतलब मैं आई एम सॉरी, आपको याद हो सकता ना हो क्योंकि बड़ा अरसा हो गया उसको। मेरे ख्याल है वो 10-12 मिनट से ज्यादा थी। मेरी तो टोटल मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट बात हुई हो, बल्कि 1 मिनट ही आप समझे। तो किस सलाम दुआ होती है, मिस्टर खान यू डूइंग वेरी वेल, वो कहते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो लियारी में और कराची में? कराची की बात थी, क्योंकि कराची कैप्चर था। अब इमरान खान साहब यहाँ आए थे बड़े दंदनाते हुए, फिर अल्ताफ से पीछे क्यों हटे, आई डोंट नो, उसको आपको तहकीकात करनी। अच्छा, आपने 2 मिनट बात की, फिर फोन आपने किसको पकड़ा दिया अपना? डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब को, ज़ाहिर उनसे ही बात करनी थी। अच्छा, मैं तो आपको उस तो नहीं वक्त पकड़ा। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा और आप थे, उज़ैर जान बलोच वहां नहीं बैठे थे?
ये बात सारी गुफ्तगू लंदन की हो रही है। उज़ैर बलोच लंदन नहीं होते। अच्छा, लंदन में हो रहे थे। और इमरान खान साहब ने उज़ैर बलोच साहब का नाम लिया कि उनकी हिमायत चाहिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कराची के अंदर। उससे पहले हम एक माहौल बना चुके थे, नईम उल हक साहब थे। बल्कि मैं एक बात आपके प्रोग्राम में और इजाफी कर देता हूँ, जी जी। पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर भी मेरे साथ ऑन बोर्ड पे थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, यार मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा नाम ना लेना, मेरा नाम ना ले प्लीज, वरना मुझे मालूम है कि अगर मैं उनका नाम लूंगा वो उसकी तरदीद कर देंगे या वो आए बाएं शाए करेंगे। तो वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनका नाम नहीं जिस लेना हबीब जान को जानता हूं ना सर, मैं जिस लियारी वाले हबीब जान बलोच को जानता हूं, कम से कम वो एक एंकर का नाम तो नहीं छुपाना चाहेगा। मैं नहीं मतलब चाहता आप अली ज़्यादी वाला काम कर रहे हैं अदनान हैदर के साथ। नहीं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे लिए मुल्क की सलामती भी तो मेरे सर लिए देखिए, बहुत मुकद्दर अगर है। देखिए दोस्तों की जिंदगी आपने भी। मेरे सवालों को बाईपास किया, मैंने नहीं रोका क्योंकि आपके लीगल इश्यूज थे, मैं आगे निकल गया। लेकिन जो एंकर शामिल था, सहाफी का नाम तो आप बता सकते हैं ना, वो तो बताना चाहिए आपको मेरे ख्याल में। सर उस एंकर ने, अब मैं उस एंकर ने 3 से 5 बार इमरान खान से लियारी के टॉपिक पे बात की है, कराची के टॉपिक पे बात, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि कराची का जितना शऊर था ना इमरान खान साहब को, उसी एंकर ने दिया था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उस एंकर इमरान खान साहब को मेंटली प्रिपेयर किया कि उज़ैर जान बलोच को अपने साथ मिलाइए। कि कराची में अगर आपने एंट्री लेनी है, क्योंकि इमरान खान कराची एयरपोर्ट से वापस कर दिए गए थे। अदनान, व्हाई डोंट अंडरस्टैंड सर आज इमरान नहीं खान सर, मतलब मैं बड़ा भोला सा आदमी हूँ सर, मासूम नहीं हूँ। मासूम सलीम वो है हमारे दोस्त, लेकिन मैं भोला हूँ, मासूम नहीं हूँ सर। सर मैं सोच पूछना ये चाह रहा हूँ, वो जो एंकर हैं आजकल 10 बजे का शो करते हैं, 8 बजे का करते हैं, कराची से करते हैं, लाहौर से करते हैं, कुछ तो बता देना। नाम आप नहीं बता रहे तो आवाम जानना तो चाहेगी। वैसे मैं बताऊं, जो सुन रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं, वो एक दफा टीवी देखेंगे कि हबीब जान बलोच है जो एंकर का नाम भी नहीं बता रहा। सर उन्हें कोई ना कोई एंकर बता देगा। और आप यकीन रखें कि उस एंकर ने एक बात अच्छी कही है, हाँ। कि इफ कोई कमीशन तश्कील दिया गया तो मैं वहां जरूर जाऊं। बस पता लग गया सर, अब मैं भी नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा।